हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये हमारा राज्य व्यवस्था से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम राजस्थान की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम मुख्यमंत्री के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, उनके बारे में सभी तथ्यों के साथ आज हम ये सारा लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे वाला वीडियो भी देख लिया होगा। पहला वीडियो जो था वो राज्यपाल से संबंधित था, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय व्यवस्था को हमारे संविधान में अपनाया गया है। देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसके परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होती है, और जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य में भी जो मंत्री परिषद होती है, वो राज्य में प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, और उसकी परामर्श हेतु कौन होती है? मंत्री परिषद, और उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। आपको पता ही है कि दो प्रकार की शासन प्रणाली यह मुख्यतः विश्व में देखने को मिलती है। एक तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, लेकिन ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, जहाँ पर कि दो स्तर पर शासन किया जाता है। तो संवैधानिक प्रमुख होता है वो अलग होता है, और वास्तविक प्रमुख होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो देखिए, तो हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि हम पर ब्रिटिश का राज था, तो उन्हीं से हमने ये शासन प्रणाली को अपना लिया है। तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखना, आप राज्य की बात कर रहे हैं आप, तो राज्य का मुख्य कौन माना जाता है? राज्यपाल। जबकि सरकार जिसकी भी होती है उसका मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन और न ही मनोनयन। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना कि मुख्यमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री का कभी निर्वाचन नहीं होता है, और ना ही उसका कोई मनोनयन होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़के आता है। जरूर दोस्तों, चुनाव लड़के आता है, लेकिन वो चुनाव विधायक का लड़ता है। कभी आपने सुना है क्या मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं? कभी नहीं सुना होगा कि इतने व्यक्ति खड़े हैं और उनमें टक्कर है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसा कभी नहीं होता। चुनाव केवल विधायकों के होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की उसके बाद उसकी पार्टी चुनाव करती है और उसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन, तो कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन, तो आपको कहना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। करता कौन है? राज्यपाल। चलिए दोस्तों, अब मुख्यमंत्री की स्थिति के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति। मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष एवं वास्तविक कार्यपालक होता है, यानी वास्तव में जो कार्यपालक होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। सरकार के जो सारे कार्य करेंगे वो कौन करेगा? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है, विभिन्न विभागों का अनुमावंटन करता है, वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है और उसके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। तो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, वो अपनी मंत्रिमंडल का खुद चुनाव करता है। किसी मंत्री अगर उसको पसंद नहीं आया तो उसको हटा भी सकता है, और किसी मंत्री के विभाग में भी वो बदलाव कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी है। वह मंत्री परिषद तथा राज्यपाल, विधानमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो वह मंत्री परिषद और राज्यपाल, विधानमंडल और राज्यपाल के बीच किसका रूप में कार्य करता है? कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 163, इसको दोस्तों आपको याद रखना है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, इसका जिक्र इस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लें कि राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 163 में, यानी राज्यपाल है उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। यानी केवल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल कोई भी अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकता। सारे कार्य किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। तीसरा है कि कार्यपालिका का वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। आपको पता है जो कार्यपालिका होता है एग्जीक्यूटिव, उसका वास्तविकता में मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। मंत्रियों ने
राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। अनुच्छेद 167 आपको याद है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राज्यपाल वाले में कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं। मंत्रिपरिषद ने क्या राज्यपाल को सलाह दी, इसके बारे में कहीं भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, किसी भी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। अब दोस्तों पढ़ते हैं अनुच्छेद 164 के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी राजस्थान में चुनाव भी हुए हैं, तो ज़्यादा चुनाव हुए हैं, तो ये सारा उसी से रिलेटेड है। ये मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंधों के बारे में बात करता है कि पहला इसमें क्या है, अनुच्छेद 164 को अच्छे से याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री तथा राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी कि जो सबसे पहले मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से वो राज्यपाल व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, क्योंकि उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कोई अनुच्छेद है वो कौन सा है, 164। 164 के कई अदर सब क्लोज हैं। 164 का 1 क कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये संविधान संशोधन 51वां था, 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, इसमें यह बात कही गई है जो कि 2003 में आया था कि इसके तहत राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या का अधिकतम 15% और न्यूनतम 12% हो सकता है। तो दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, उनका 15% कितना हो गया, 30। तो अधिकतम राजस्थान में कितने मंत्री बन सकते हैं, 30। ये मुख्यमंत्री सहित हैं, याद रखना इसको। और न्यूनतम आपको दे रखा यहाँ पर, न्यूनतम कितने बन सकते हैं, न्यूनतम हो सकते हैं 12। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। 51वां संविधान संशोधन था, 2003 में आया था। इसमें कहा गया था कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% हो सकता है, न्यूनतम 12% हो सकता है। तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, उनका 15% हो गया 30। लेकिन ये बात कही गई है मुख्यमंत्री सहित, तो 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री, यानी आपको याद रखना है कुल 30 होते हैं और न्यूनतम कितने होते हैं, 12, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल है। तो न्यूनतम कितने मंत्री बन सकते हैं, 11 प्लस एक कितना, मुख्यमंत्री। अधिकतम 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री। ये संविधान संशोधन था, 51वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 164 का 2 है क्लोज, वो सब क्लोज है, वो याद रखना आपको कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ शब्द को गौर से देखना, व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली किसके रूप में, किसके प्रति उत्तरदायी हैं, राज्यपाल के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये याद रखना कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, विधानसभा के, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, राज्यपाल के। अगर कोई भी बिल पास नहीं होता है तो सारी मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति हैं, विधानसभा के प्रति। यहाँ आपको टेबल बना के दिया भी गया है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, राज्यपाल के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, विधानसभा के प्रति। और नैतिक उत्तरदायित्व तो आपको पता है किसके प्रति होता है, जनता, क्योंकि चुनकर कौन भेजती है, जनता। नैतिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164(3) की, कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को तीसरी अनुसूची के पैरा 5-6 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री निम्न प्रकार से शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष किसी भी प्रकार से लोगों को केवल संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यानी यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की शपथ का जिक्र अनुसूची 3 में किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अनुसूची 3 के अंदर इसका जिक्र है, जबकि राज्यपाल की शपथ का दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले ही पिछले वाली वीडियो में बताया था कि राज्यपाल अपनी शपथ अनुच्छेद 159 के अंदर ही लिखा गया है। अनुच्छेद 3 में ये बात नहीं कही गई है, जबकि अनुसूची 3 के अनुसार कौन लेता है शपथ, मुख्यमंत्री। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री की शपथ निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है। ये तो तीसरी अनुसूची के अनुसार अपनी शपथ लेता है, ये बात कही गई अनुच्छेद 164(3) में। अनुसूची 3 में राज्यपाल की शपथ का कोई जिक्र नहीं है।
अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 164 का सब क्लोज 4, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था। मुख्यमंत्री या एक अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो वह उस दिन में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री ही बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह की अवधि में अनिवार्यतः विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। यानी भी कोई भी मंत्री बन सकता है, विधानमंडल का सदस्य न हो तो भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। यानी कि अनुच्छेद 164(4) है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह की अवधि में अनिवार्यतः विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। ये अभी जो विधानसभा चुनाव थे उसमें काफ़ी चर्चा में ज़्यादा था। तो सुरेंद्र पाल टीटी थे गंगानगर में, जो आपको पता है कि जो सीट थी वहाँ से कर्णपुर सीट, वहाँ से सुरेंद्र पाल टिट्टी को 199 सीट पर चुनाव है, तो वो सीट दोबारा चुनाव है तो उसमें पहले ही उनको मंत्री बना दिया था। बाद में वो चुनाव हार भी गए थे, काफ़ी चर्चा में रहा था ये मुद्दा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि उनको पहले ही मंत्री बना दिया था। तो 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन वो चुनाव हार ही गए, तो ये काफ़ी किरकिरी हुई थी। ऐतिहासिक तथ्य इससे रिलेटेड एक आपको याद रखना है कि जो भैरव सिंह शेखावत से रिलेटेड है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत 1977 में मुख्यमंत्री बने तब विधायिका के सदस्य नहीं थे। उसमें वह जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद थे मध्य प्रदेश से। इसके पश्चात उन्होंने त्याग पत्र देकर जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में छबड़ा से उपचुनाव से विधायक बने थे। यानी जो भैरव सिंह शेखावत पहली बार 1977 में यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो राजस्थान के वो विधायक नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो भी मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र देकर फिर छबड़ा से चुनाव लड़ा था और यहाँ से विधायक बने थे। यानी भी अनुच्छेद 164(4) है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। दोनों बातें, हम मुख्यमंत्री बन सकता है मंत्री, लेकिन अनिवार्यतः 6 महीने में चुनाव लड़के विधायक बनना जरूरी है, यानी विधानमंडल की सदस्यता लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 164(5) में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित होंगे, और मंत्रियों के वेतन भत्ते अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो वेतन भत्ते वो विधानमंडल ही तय करती है कि वेतन भत्ते क्या रहेंगे। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो यहाँ पे वर्ड देखो नियुक्ति दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका चुनाव नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए? राज्यपाल। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा राज्यपाल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, नए निर्वाचन होता है, नए उसका मनोनयन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। वास्तविकता में परंपरा अनुसार राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वतंत्र नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति देने में राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके मुख्यमंत्री बना दे। वो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जो ज़्यादा सीट जीत के आएंगे, जिसके पास बहुमत होगा। इसके संबंध में 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की स्वयं व्यक्तिगत शक्तियां असीमित नहीं हैं, ये बात कही गई थी। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा का सदस्य बनने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 164 के तहत वह असंवैधानिक है। यानी कि किसी मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो विधानसभा का सदस्य बनने लायक नहीं है, तो वो असंवैधानिक होगा। वास्तविक तौर पर राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करे जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। उसके साथ ही चौथी बात है कि जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना रही। तो कई बार विधानसभा के चुनाव में बहुमत नहीं मिलता किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करना चाहिए तो विधानसभा में बहुमत साबित कर दे किसी गठबंधन की द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बनने की सर्वश्रेष्ठ संभावना, ये एक प्रकाश सिंह सिद्धांत दिया गया था 1952 में। मद्रास राज्य के राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशन के बहुमत के दावे को नजरअंदाज करते हुए बड़े दल के नेता श्री राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। टी प्रकाशन ने सिर्फ दावा किया था। इसके अनुसार सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राज्यपाल चुनाव के बाद विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित करके पूछें कि क्या वह सरकार बनाने की स्थिति में है, यदि हाँ तो वे अपने गठबंधन साथियों का समर्थन प्रस्तुत करें। यानी 1952 में मद्रास में ऐसी स्थिति हो गई थी कि राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशन के बहुमत के दावे को नजरअंदाज करके राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो उसके बाद न्यायालय ने कुछ कहा था कि सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा दल उभर के आया चुनाव के बाद, और सभी दल को बुला के पूछना चाहिए क्या क्या विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
और अगर गठबंधन हो तो गठबंधन को भी पूछना चाहिए कि आप बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की शपथ की। तो मुख्यमंत्री की शपथ में आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं। शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री शपथ एक मंत्री के रूप में लेता है, ना कि मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि शपथ दिलाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री हमेशा मंत्री के रूप में शपथ लेता है। इससे पहले अपने 51वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि अधिकतम 30% 2003 में आया था कि मंत्री बन सकते हैं। न्यूनतम कितना था? वो 12। उसको भी याद रखना, उसमें मुख्यमंत्री शामिल है। वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। उसके अलावा आपको पता ही कि आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, विशेष प्रकार के भत्ते मिलते रहते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन तब तक ही बना रहेगा जब तक बहुमत हो। बीच में बहुमत खो दिया तो सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अनिश्चित का मतलब यहाँ पर है कि बहुमत खो दिया तो वो कभी भी हट सकता है। मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के लिए विधानसभा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कभी अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी हटाया जा सकता है। एसआर बोम्बाई बनाम भारत संघवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए थे, जिसको मैंने राज्यपाल वाले लेसन में आपको पढ़ाया था। मुख्यमंत्री और उसकी विधान परिषद त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। तो संविधान में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक उनके पास बहुमत हो। अनुसूची 3 के अनुसार वो कौन क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। योग्यता क्या चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए? वही जो एक विधायक के पास होती है, यानी मंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में अलग से कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए वही योग्यता है जो एक विधानसभा सदस्य यानी एमएलए के लिए होती है। आपको बताइए कि एमएलए मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। संसदीय शासन बनाम मुख्यमंत्री शासन, ये परी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा कंपैरिजन है यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, तो उनको ये थोड़ा सा आपको जान लेना जरूरी है। तो यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया, यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 74 के अंदर है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में। इधर अनुच्छेद 163 में कही गई है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेदों को थोड़ा सा गौर से याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 163 और कुल 74 में प्रधानमंत्री की बात है, 163 में मुख्यमंत्री की बात है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 164 में अभी पढ़ा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। इसको 167 को मैंने डिटेल से आपको वो राज्यपाल वाले लेसन में पढ़ाया, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। यानी जो भी आप मंत्री देखते हैं उनकी गठन कौन करता है? उनका गठन करता है मुख्यमंत्री। तो जो मंत्री बनाते हैं ना, उसको कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री नियुक्ति के साथ या पश्चात ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रियों की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल नियुक्ति करने के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रिपरिषद का वास्तविक निर्माण कार्य मुख्यमंत्री का ही होता है, अर्थात मुख्यमंत्री के अनुसार स्थापित होता है। यानी कि मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया और उसकी सूची को राज्यपाल को दी, तो राज्यपाल ये मना नहीं कर सकता कि मैं इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। प्रारंभ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, लेकिन वर्तमान में अधिकतम न्यूनतम सदस्य को शामिल कर लिया गया। आपको बताइए कि कुल 91 संविधान संशोधन 2003 में अब कहा गया कि अधिकतम 30% हो सकते हैं और मिनिमम 12। मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 माह में विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता लेनी होगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी अनुच्छेद 164 में कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो लेकिन विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 माह में उसे विधानमंडल के सदस्य बनने की आवश्यकता पड़ेगी। 6 महीने तक ही रह सकता है। ऐसा मामला राजस्थान में मंत्री बना दिया गया था, किसको? सुरेंद्र पाल टीटी को, कर्णपुर सीट से। ये काफ़ी विवादों में रहा था, कांग्रेस ने इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म बीजेपी का किया था। अब मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
मुख्यमंत्री यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब होगी और कहाँ होगी। बार बार चर्चा में आजकल सुनते हैं आप, मुझे उम्मीद आप सुनते होंगे, जो SI की भर्ती है उसको रद्द करने के लिए आज मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की बैठक है। ये वो कौन करता है वो निर्धारित, वो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद के निर्णय प्राय बहुमत से होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। ये भी आपने सुना होगा कि अंतिम निर्णय किसका होता है, मुख्यमंत्री का। जो समिति बनी थी उसने निर्णय दे दिया कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय किस पर टिका हुआ है, मुख्यमंत्री पे। याद रखना, अंतिम निर्णय कौन लेता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करता है। विभागों के वितरण में वरिष्ठता एवं जन आधार मुख्य मानदंड होते हैं। यानी जो विधायक जो मंत्री होते हैं उनका जो विभाग आवंटित होते हैं वो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की नीतियों पर निगरानी भी रखता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच क्या करता है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिया गया यहाँ की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के बारे में, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं, लेकिन वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि मुख्यमंत्री चाहता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री जब तक चाहेगा तभी तक ही मंत्री बने रह सकते हैं। एक वह मंत्री को बर्खास्त भी किया गया था, आपको याद हो तो बता देना। राजेंद्र गुड्डा नाम का एक मंत्री था जिसको अशोक गहलोत सरकार की आलोचना करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। तो थोड़ा याद आया क्या। दूसरा है कि मुख्यमंत्री के कहने पर यदि कोई त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल से ऐसी सिफारिश कर सकता है कि उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। यानी मुख्यमंत्री किसी को मंत्री को कह दे कि बर्खास्त करने के लिए, लेकिन वो बर्खास्त ना दे, त्याग पत्र या बर्खास्त ना हो, तो राज्यपाल से कहकर उसको बर्खास्त करवा सकता है मुख्यमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब विधानमंडल के संबंध में कुछ कर्तव्य है, उसके बारे में मुख्यमंत्री के क्या दायित्व हैं वो जान लेते हैं। कि मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन का नेता होता है और सरकार की नीतियां विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने की राय या सलाह देता है। तो विधानसभा विघटन के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। यानी जो विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए वह मंत्री मुख्य राज्यपाल को सलाह भी देता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों इधर वाला, लेकिन यहाँ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री की अन्य जिम्मेदारियों में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन के प्रमुख भी कौन होंगे, मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उप संरक्षक कौन होगा, मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको याद है राज्यपाल वाले में पढ़ा था कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन उप संरक्षक कौन होता है, मुख्यमंत्री। 20 सूत्री कार्यक्रम होता है उसके अध्यक्ष भी कौन होता है, मुख्यमंत्री। और क्षेत्रीय परिषदों में उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है, मुख्यमंत्री। अब राजस्थान विधानसभा का पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास। काफी इंटरेस्टिंग इतिहास है, काफी फैक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे और इस फैक्ट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको 3 स्टार करता हूँ दोस्तों, अच्छे से याद रखना इसको। इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा कि विधानसभा प्रतिनिधि सभा बीकानेर में थी, महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1913 में बनाई गई थी। जनता के लिए राजस्थान की प्रथम सभा मानी जाती है ये। इसमें 51 सदस्य थे, मनोनीत 25 थे और निर्वाचित कितने थे, 26। तो सबसे पहले बीकानेर में प्रतिनिधि सभा बनी थी। उदयपुर में सुधार समिति 1946 में बनी थी। इसी प्रकार कुछ और सभाएं थी जैसे कि राज्यसभा व धार सभा। तो ये राज्यसभा बीकानेर में बनी थी और धार सभा राज्यसभा चुनाव 1948 में हुए थे, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इस कारण ये गठित नहीं हो सकी थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जयपुर विधानसभा का इतिहास जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब राजस्थान विधानसभा में इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू होते हैं, तो पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा। तो राज्य में 160 सदस्यों वाली प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। तो प्रथम चुनाव राजस्थान में कब हुए थे, 1952 में। उसमें सीटें कितनी थी, 160। तो आपको याद रखना है कि प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुल 160 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 29 मार्च 1952 को। तो ये डेट जरूर याद रखना, 29 मार्च और 1952। ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल में संपन्न हुए थे। इसी टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया था और विधानसभा का भवन ज्योति नगर जयपुर में बनाया गया, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति के नारायण ने किया था। इसके 4 द्वार हैं दोस्तों। उत्तर की तरफ है वो जयपुर शैली का है और दक्षिण की तरफ है वो मारवाड़ शैली का है। पूर्व की तरफ है वो शेखावाटी शैली का है और पश्चिम की तरफ वो कौन है, मेवाड़ शैली का।
तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब विधानसभा के बारे में जानेंगे फैक्ट। राजस्थान की राजनीतिक प्रणाली को विभिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन मेंस में आता है दोस्तों की राजस्थान की राजनीति, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, उसको चरणों को समझाना पड़ता है। तो प्रथम चरण माना जाता है 1952 से लेकर 1977 तक। तब कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, एक दलीय प्रभुत्व रहा, यहाँ से कांग्रेस की सरकार रही यहाँ तक। द्वितीय चरण कब आया? 1977 से 1980 में कांग्रेस की प्रणाली का अंत हो गया और नई जो भैरों का मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद तृतीय चरण 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस पुनः अपनी जो पकड़ है बना लेती है। चतुर्थ चरण में 1990 से 1998 तक ये संक्रमण काल कहा जाता है और पंचम चरण 1998 से वर्तमान तक। अब चल रही है द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसको बोलते हैं द्विदलीय व्यवस्था। ये 1998 से वर्तमान तक चल रही है। तो अब पढ़ेंगे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री तो वो थे श्रीमान हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक। उसके बाद दूसरे मनोनीत की बात करें तो दूसरे मनोनीत बने थे CS वेंकटाचार्य। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। राज्य के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये 6 जनवरी 1951 से लेकर 26 अप्रैल 1951 तक रहे। उसके बाद तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं जयनारायण व्यास। ये जोधपुर से संबंधित थे। राज्य के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक ये राजस्थान के कौन रहे थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। उसके बाद आपको पता ही है 1952 में हो गए थे विधानसभा के चुनाव। तो अब आएंगे चयन निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों। अब पढ़ते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सी फैक्ट पढ़ लेते हैं कि उन्होंने जो हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसका प्रारंभ 5 संविधान संभाग थे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक थोड़े से फैक्ट और हैं कि जो हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसमें प्रारंभ में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो C वेंकटाचार्य थे, वो प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री रहे। ये थे मनोनीत लेकिन गैर राजस्थानी थे। ICS अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के रूप में की थी और रियासती काल में ये जोधपुर और बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। संविधान सभा के उदयपुर रियासत से सदस्य रहे। तो जो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनी थी तो ये उदयपुर से मनोनीत सदस्य थे। उदयपुर एक रियासत थी तो रियासतों को यह अधिकार था कि वो मनोनीत सदस्य भेज सकते हैं। तो इस उदयपुर की तरफ से कौन गया था? CS वेंकटाचार्य। और जो जयनारायण व्यास हैं वो एकमात्र राजस्थान के ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्योंकि 1952 में चुनाव से पहले ये मनोनीत हो गए थे लेकिन चुनाव के बाद भी ये मुख्यमंत्री बने थे। इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान आपने इनके बारे में काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो इनकी किताबों और अखबारों के जरूर नाम याद रखना। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का विधानसभा का। तो पहली विधानसभा दोस्तों आपको पता ही है 1952 में चुनाव हुए थे, तो 5 साल के लिए बनी थी 1952 से 1957 में। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद ध्यान रखना है कि जो सीटें थी वो कौन कौन सी पार्टी थी और किसको कितनी सीटें आई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें जो कांग्रेस थी उसकी 82 सीटें आई थी। राम राज्य परिषद 24। ये क्वेश्चन पूछा गया था RS परी में कि प्रमुख विपक्षी दल कौन सा था प्रथम विधानसभा में, तो वो था राम राज्य परिषद। उसकी सीटें 24 थी। उसके बाद भारतीय जनसंघ की 8 थी। कृषक लोक पार्टी की 7 सीटें थी। हिंदू महासभा की 2 थी। कृषक मजदूर पार्टी की 1 थी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर निर्दलीय थे जिनकी कितनी सीटें थी? 35 सीटें थी दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय आज तक जो निर्वाचित हुए वो प्रथम विधानसभा में हुए। और कुल सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम विधानसभा के फैक्ट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। प्रथम से जनवरी 1952 में राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें 160 थी। इसमें से 139 सामान्य थी, 16 SC की थी और 5 ST के लिए आरक्षित थी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी विधानसभा हेतु निर्विरोध भी चुन लिए गए थे। ये हो सकता है कि निर्विरोध कितने चुने गए थे? 7। वो भी किससे थे? कांग्रेस पार्टी से। प्रथम विधानसभा काल में 17 उपक्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। तो ये उपचुनाव अभी राजस्थान में हुए, तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा उपचुनाव हुए वो प्रथम विधानसभा में हुए। 17 क्षेत्रों से उपचुनाव हुए थे, जो आज तक सर्वाधिक उपचुनाव का रिकॉर्ड है। ये क्वेश्चन बन सकता है
कि सबसे ज़्यादा उपचुनाव कौन सी विधानसभा में हुए थे, तो प्रथम में हुए थे। प्रथम बैठक जो विधानसभा की हुई थी वो 29 मार्च 1952, इस तारीख को याद रखना, जयपुर के सवाई मान सिंह टावर हॉल में हुई थी। और 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। तो बैठक हुई थी मार्च 1952 को, और जो विधानसभा का गठन हो गया था वो 23 फरवरी 1952 को। जयनारायण व्यास ने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था, जोधपुर बी और जालौर ए से, लेकिन दोनों ही सीटों से वो चुनाव हार गए। तो 3 मार्च 1952 को टिक्काराम पालीवाल ने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो बनने वाले तो कौन थे, जयनारायण व्यास साहब थे, लेकिन वो तो हार गए दोनों जगह से। तो मुख्यमंत्री कौन बना था, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल। फिर उसके बाद जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री तो बनना चाहता था, उनका प्रयास जारी था। तो जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री बन सके इसके लिए किशनगढ़ क्षेत्र के विधायक चांदमल मेहता से सीट खाली करवाई, और अगस्त 1995 में जयनारायण व्यास क्या बन गए, विधायक। तो विधायक बन गए तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, और टिक्काराम जी पालीवाल को क्या बना दिया, उप मुख्यमंत्री। तो जयनारायण व्यास पहले मनोनीत भी रहे, उसके बाद निर्वाचित। ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, वो थे जयनारायण व्यास। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, बताइए, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल साहब पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री। तो उनके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी थी। कई बार पूछा गया पहली महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थी, जो कि 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी। यानी कि प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे, तब तो कोई महिला नहीं जीत पाई थी, लेकिन बाद में जो 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें श्रीमती यशोदा देवी चुनाव जीतकर राजस्थान की पहली महिला विधायक बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको भी याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद 1954 में मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत में पहला रोचक मुकाबला राजस्थान में ही हुआ था, क्योंकि जयनारायण व्यास पूरा जोर लगा रहे थे मुख्यमंत्री, इधर मोहनलाल सुखाड़िया। तो 6 नवंबर 1954 को जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में मुकाबला हुआ था। ये पहली बार किसी दल में मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायकों ने मतदान किया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में मोहनलाल सुखाड़िया ने 8 मतों से जयनारायण व्यास को पराजित कर दिया, और सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया। ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला था पहली विधानसभा का। 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया, जो कि पहली महिला मंत्री बनी। तो कमला बेनीवाल जी का अभी निधन हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना है कि कमला बेनीवाल जो सुखाड़िया सरकार थी उसमें पहली महिला मंत्री बनने का गौरव प्राप्त किसको हुआ था, श्रीमती कमला बेनीवाल को। और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को भी राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो अजमेर में जो धारा सभा थी उसकी 30 सदस्यीय विधानसभा सीटें थी, तो उसको राजस्थान की विधानसभा में विलित कर दिया गया, और अब सीटें कितनी हो गई, 190। तो दूसरी विधानसभा के लिए कितनी सीटें होंगी, 190। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था, तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन था, लाल सिंह सक्तावत। प्रथम विपक्ष का नेता बना था जसवंत सिंह, और प्रथम महिला विधायक होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था, यशोदा देवी को। प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने थे महारावल संग्राम सिंह, और प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में जनवरी 1952 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था। जनवरी में चुनाव हो गए थे, मार्च में निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए थे टिक्काराम पालीवाल जी। 29 मार्च 1952 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे, और 13 नवंबर 1954 को कौन बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो एक ही विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने थे, पहले टिक्काराम, दूसरे जयनारायण व्यास और तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। और फैक्ट पढ़ लेते हैं हम, प्रथम विधानसभा में निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री पहले थे टिक्काराम पालीवाल, ये चौथे थे व्यक्तिगत रूप से। इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 लेकर 1 नवंबर 1952 तक रहा था, काफी छोटा कार्यकाल था। विधानसभा सीट थी इनकी महुआ। प्रथम विधानसभा चुनाव में टिक्काराम पालीवाल महुआ तथा मलारना 2 जगह से चुनाव जीते थे, और राज्य के प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ श्री टिक्काराम पालीवाल जी को। और जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री पर बने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो पहले उप मुख्यमंत्री होने का गौरव भी किसको है, टिक्काराम पालीवाल को। लेकिन 8 माह के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा।
एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो याद रखना है आपको, उप मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं वर्तमान विधानसभा में। आपको पता है कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, नाम आपको पता ही होगा। विशेष कुछ बात टीकाराम जी के बारे में। टीकाराम पालीवाल गांधीवादी राजनेता थे जो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, राजस्व मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी जैसे पदों पर भी रहे। उन्होंने राजस्थान में भूमि सुधारों का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जयनारायण व्यास जी की। ये फोटो आप देख रहे हैं। जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, 1 नवंबर 1952 से लेकर 13 नवंबर 1954। इनकी विधानसभा सीट आपको पता ही है। किशनगढ़ से दोबारा से चुनाव जीत कर आए थे। दोनों सीटों में पहले तो हार गए थे, पहले जोधपुर से चुनाव हार गए, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव जीतकर किशनगढ़ से विधायक बने और राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ये, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्योंकि पहले ये मनोनीत बने थे, उसके बाद 1952 में चुनाव हुए, चुनाव में ये हार गए, तो उसके बाद ये किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत कर आए, तो फिर दोबारा से निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। 1956 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि बाद में मोहनलाल सुखाड़िया क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री। तो उसके बाद आता है श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया। इनकी विधानसभा सीट उदयपुर रही थी। मुख्यमंत्री पद पर लेकर देश के इतिहास में प्रथम मुकाबला जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में आपने पढ़ लिया है। मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है। यानी राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री में किसी का रहा है तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये। इनका पहला कार्यकाल 1954 से लेकर 1957, फिर दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962, फिर तृतीय कार्यकाल 1962 से 1967 के लिए, चतुर्थ कार्यकाल 1967 से लेकर 1971 तक। कुल कार्यकाल हो गया इनका 16 साल 194 दिन। ये मोहनलाल सुखाड़िया आप फोटो देख रहे हैं। अब मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में कुछ फैक्ट जो पूछ लिए जाते हैं, तो संसदीय सचिव की जो व्यवस्था है, उप मंत्री की शुरुआत भी इन्होंने की थी। पहली उप मंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। इनके विरुद्ध सबसे ज्यादा 6 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे, क्योंकि सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे तो इनके खिलाफ ही आएगा। तो 6 बार अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आए थे मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इनके मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल को शामिल किया गया था। फैक्ट है ये, याद रखना। अप्रैल 1962 में इनकी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। जो वर्तमान में संभागीय व्यवस्था है, उन्होंने 1962 में क्या कर दी थी? समाप्त। इसके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला राष्ट्रपति शासन किसके टाइम लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम 1967 में। सबसे छोटा ये था राष्ट्रपति शासन, केवल 44 दिन के लिए था। इन्हीं के समय पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरी विधानसभा के बारे में, जो कि 1957 से लेकर 1962 तक रही। द्वितीय विधानसभा का गठन 2 अप्रैल 1957 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों 176 सीटों के लिए। याद रखना, पहली विधानसभा के चुनाव कितने सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर। दूसरी 176 के लिए मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। कांग्रेस ने यहाँ सीटें जीती थी 119, और प्रगतिशील दल यहाँ 57 सीट, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रगतिशील दल का यहाँ पर क्या हुआ था? उदय हुआ था। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा 1962 से लेकर 1967 तक। ये भी मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस के रूप में, और यहाँ पर कांग्रेस ने 176 सीटें जीती थी दोस्तों। कुल सीटें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुल सीटें 176 थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कांग्रेस को 89 सीटें प्राप्त हुई थी, और स्वतंत्र पार्टी का यहाँ पर उदय हुआ था। उनको कितनी सीटें मिली थी? 36 सीटें मिली थी। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में किसका उदय हुआ था? स्वतंत्र पार्टी। तो तीसरी विधानसभा में कौन? एक नई पार्टी आई थी। पहली 2 में तो राम राज्य परिषद थी, फिर बाद में तीसरी में आई थी स्वतंत्र पार्टी। चौथी विधानसभा में कुल सीटें हो गई थी 184। तो याद रखना है, पहली में 160, दूसरी में 176, तीसरी में भी 176, और चौथी में कितनी होगी? 184। कांग्रेस को यहाँ पर 89 सीटें मिली थी। स्वतंत्र पार्टी को यहाँ पर 48 सीटें मिली थी दोस्तों। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जो स्वतंत्र पार्टी काफ़ी सीटें अर्जित की थी। वो भारतीय जो संघ है उसको मिलित जनसंघ भी बोलते थे, इसको 22 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि 89 सीटें जीतने के लिए, यहाँ पर कुल बहुमत जीतने के लिए कितनी सीटें चाहिए?
92 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस को 89 सीटें आई, 3 सीटें कम पड़ गई, तो किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो अब घमासान हुआ, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राज्यपाल संपूर्णानंद ने दूसरी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू कर दिया था। सॉरी दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन है। विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो राजस्थान की प्रथम त्रिशंकु विधानसभा थी ये, और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कितने दिन का लगा था? 44 दिन का। ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, ये पहली बार लगा था। किसके कारण लगा था? स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। 13 मार्च 1959 को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राज्यपाल में संपूर्णानंद सिंह के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय मुख्य सचिव कौन थे? KPU मेनन, याद रखना है। और राज्यपाल की सहायता केंद्र सरकार के सदानंद मामन और R प्रसाद को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के शासन के समय। और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही संपूर्णानंद का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए राज्यपाल आ गए, सरदार हुकुम सिंह। यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम आया था जो काफी महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण चौथी विधानसभा के चुनाव के पश्चात राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लक्ष्मण सिंह, जो कि बांसवाड़ा से आते थे, और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया मुख्यमंत्री राज्यपाल ने। लेकिन संपूर्णानंद ने विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया, जिसके विरोध में संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जयपुर में पुलिस फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई थी। इसके पश्चात मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार बनाने से मना कर दिया। फलस्वरूप राजस्थान में 13 मार्च 1967 को ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि कांग्रेस को 89 सीटें प्राप्त हुई थी, स्वतंत्र पार्टी को 48 और जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई थी। जनसंघ और इन्होंने मिलकर गठबंधन बना लिया था। उन्होंने सरकार बनने का दावा पेश किया, लेकिन संपूर्णानंद ने कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया, जिससे पूरे जयपुर में आंदोलन कर दिया विपक्ष ने। तो इसके कारण वहाँ पुलिस फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई थी और इसी कारण राजस्थान में क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 44 दिन के लिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की विधायकों की संख्या कितनी होगी? 103। तो बहुमत सिद्ध कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने और चौथी बार क्या बन गए? मुख्यमंत्री। 44 दिनों से चला आ रहा राष्ट्रपति शासन हट गया। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ जो विधायक थे वो दल बदल कर गए और कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस की सीटें कितनी हो गई थी? 103। फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार बना ली और चौथी बार क्या बन गए? मुख्यमंत्री। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम और है कि सरदार हुकुम सिंह ने पदभार संभालने के पश्चात संयुक्त मोर्चे और कांग्रेस दोनों के विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांगी थी, जिसमें 21 ऐसे नाम थे जो दोनों ही लिस्ट में थे। इसके पश्चात सरदार हुकुम सिंह ने एक एक विधायक को अपने पास बुलाया, उस पर्ची पर समर्थन लिखवाया, जिससे मोहनलाल सुखाड़िया को 94 वोट मिले और मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में क्या बन गई थी? सरकार। तो पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव के पद का सृजन किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। 1971 में जुलाई महीने में मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया। तो उसके बाद बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो कि राज्य के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। तो 1971 में जो इंदिरा गांधी सरकार थी, राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा विवाद के कारण मोहनलाल सुखाड़िया को उन्होंने हटा दिया और उन्होंने किसको बनाया मुख्यमंत्री? बरकतुल्ला खां को, जो राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। और प्रथम बार 4 सितंबर 1971 को गैर विधानसभा सदस्य श्री ओंकारमल चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। थोड़ा सा बरकतुल्ला खां के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। ये बरकतुल्ला खां है, राजस्थान के प्रथम एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी एकमात्र यही रहे हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। तो बरकतुल्ला खां का पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। एकमात्र मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं। और भारत पाकिस्तान का युद्ध के समय भी मुख्यमंत्री कौन था? श्रीमान बरकतुल्ला खां। जो घटनाक्रम है वो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इंदिरा गांधी के टाइम वाला। तो 1969 में राष्ट्रपति चुनाव ही इंदिरा गांधी था मोहनलाल सुखाड़िया के बीच विवाद का कारण बने थे, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संजीव नीलम रेड्डी को समर्थन में वोट दिया। वहीं इंदिरा गांधी किसको बनाना चाहती थी? वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। इसके पश्चात इंदिरा गांधी के निर्देश पर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को क्या देना पड़ा? त्याग पत्र। अब बात करते हैं 5वीं विधानसभा के बारे में। जो 5वीं विधानसभा थी 1972 से लेकर 1977 तक रही। कुल सीटें थी 5वीं विधानसभा में कितनी थी? 184। तो पहले में कितनी थी? 160, दूसरी में 176, तीसरी में भी 176, चौथी में 184 और 5वीं में भी कितनी रही? 184। कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हुई थी और स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर 11 सीटें ही प्राप्त कर पाई। तो स्वतंत्र पार्टी का यहाँ पर क्या हो गया? महत्व काफी कम हो गया।
और यहाँ पर मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, हरिदेव जोशी। 5वीं विधानसभा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और 1972 में बरकतुल्ला खां की सरकार का गठन किया गया। लेकिन बरकतुल्ला खां का तो निधन हो गया, तो उसके पश्चात कौन बने थे, हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री की बनाया गया। और फरवरी 1977 में लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पर कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी ने हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। जो केंद्र में सरकार थी वो चेंज हो गई थी, तो उन्होंने जिन जिन राज्यों में कांग्रेसी सरकार थी उन सबको बर्खास्त कर दिया, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 5वीं विधानसभा में लगा था। वो घटनाक्रम क्या था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद देश में लोकसभा चुनाव में 1977 में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्य प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई ने एक साथ 8 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश था, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान। तो राजस्थान में दूसरी बार मुख्य राष्ट्रपति शासन लगा था 5वीं विधानसभा में। और जनता पार्टी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। अब बात करते हैं हरिदेव जोशी के बारे में। तो दोस्तों, हरिदेव जोशी राजस्थान विधानसभा के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 10 बार चुनाव जीते हैं। ये हरिदेव जोशी लगातार 10 बार चुनाव जीते। यह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे और एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। हरिदेव जोशी असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। हरिदेव जोशी राजस्थान के दिव्यांग मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, ये बात काफ़ी फैक्चुअल है, तो मुझे अच्छी लगी है, मुझे पहली बार पता चला है। राजस्थान की 9वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1977 के इसमें मुख्यमंत्री यही थे। हरिदेव जोशी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। और उन्होंने संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी 1987 में। तो समाप्त किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इनका प्रथम कार्यकाल 5वीं विधानसभा में था। विधानसभा क्षेत्र इनका बांसवाड़ा था। 3 वर्ष 200 दिन तक रहे। द्वितीय बार 8वीं विधानसभा में रहे। इस बार भी 2 वर्ष 316 दिन रहे और तृतीय कार्यकाल इनका 8वीं विधानसभा में रहा और ये मात्र 90 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर ये 6 वर्ष 241 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। तो 3 बार मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है, श्रीमान हरिदेव जोशी को। बात करते हैं 6ठी विधानसभा के बारे में। तो 6ठी विधानसभा थी 1977 से लेकर 1980 तक। इसमें जो परिसीमन किया गया था उसके बाद सीटें 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 200। तो राजस्थान में वर्तमान में भी 200 सीटें। तो ये 200 सीटें कौन सी विधानसभा चल रही हैं, 6ठी विधानसभा से 1977 से सीटें थी 200। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस बार आई थी उभर कर जनता पार्टी, जिसको 150 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। और द्वितीय पार्टी थी कांग्रेस, जिनको केवल 41 सीटें प्राप्त हुई थी। राज्य में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। 22 जून 1977 को भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। और जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के निर्देश पर राज्यपाल रघुकुल तिलक ने 16 फरवरी 1980 को शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। समय से पूरा भंग होने वाली ये विधानसभा थी। यानी कि 1977 में तो जनता पार्टी थी, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी बन गई, तो उन्होंने भाजपा की ये गैर कांग्रेसी सरकार की इसको बर्खास्त कर दिया और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग गया। यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य आप पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत 1977 में मुख्यमंत्री बने, तब वे विधायिका के सदस्य नहीं थे। उस समय वह जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से थे। उसके पश्चात उन्होंने त्याग पत्र देकर जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में छबड़ा से उपचुनाव जीतकर विधायक ये बने थे। ये बात अनुच्छेद 164(4) में कही गई है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने बाद उसे विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसी प्रकार भैरव सिंह शेखावत पहले राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में छबड़ा से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। चलिए दोस्तों, अब भैरव सिंह शेखावत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत, ये उनकी फोटो है। इनके नेतृत्व में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में इन्हीं के टाइम लगा था और चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 में भी मुख्यमंत्री कौन थे, यही थी भैरव सिंह शेखावत। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासन में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव 1980 और द्वितीय बार मध्य अवधि चुनाव 1992 में इन्हीं के काल में हुई थी। ये देश के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है।
और राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति रहे। तो राष्ट्रपति कौन रहा है अभी? राजस्थान की विधानसभा में 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 7वीं, 8वीं और 11वीं विधानसभा में। और राजस्थान विधानसभा में सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव लेकर भैरव सिंह शेखावत जी आए थे और इन्हीं के नेतृत्व में 3 बार विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आए थे? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में। इनका प्रथम कार्यकाल 6ठी विधानसभा में था, 2 वर्ष के लिए 239 दिन। द्वितीय कार्यकाल इनका 9वीं विधानसभा में था, 2 वर्ष 286 दिन। और तीसरा कार्यकाल 10वीं विधानसभा में था, 4 वर्ष 362 दिन। तो कुल मिलाकर ये 10 वर्ष 157 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब 7वीं विधानसभा की बात करते हैं जो कि 1980 से लेकर 1985 तक रही। तो कुल सीटें थी उस टाइम 200, इसके बाद 200 ही रहेंगी 6ठी विधानसभा के बाद। सबसे बड़ा दल कांग्रेस जिसको 133 सीटें प्राप्त हुई थी और इस बार बीजेपी को मात्र 32 सीटें ही प्राप्त हो पाई। 7वीं विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 6 जून 1980 को कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जगन्नाथ पहाड़िया के त्यागपत्र के बाद शिवचरण माथुर ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और उसके बाद हीरालाल देवपुरा शिवचरण माथुर के त्यागपत्र के कारण मुख्यमंत्री बने। तो 3 मुख्यमंत्री बने। पहले जगन्नाथ पहाड़िया ने त्यागपत्र दे दिया तो शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर ने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद कौन बने? हीरालाल देवपुरा। तो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जगन्नाथ पहाड़िया हैं। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। इनका विधानसभा क्षेत्र बैर था। कार्यकाल 13 माह रहा था। मुख्यमंत्री बनने से पूरे 92 से लोकसभा के सदस्य भी रहे, केंद्र में वित्त मंत्री भी रहे थे। और राजस्थान में शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाक्रम पढ़ते हैं कि राजनीतिक जानकारों के अनुसार 1981 में रविंद्र मंच जयपुर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवियत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण अपने पद से त्यागपत्र इनको देना पड़ा था। तो प्रसिद्ध हिंदी की कवियत्री महादेवी वर्मा पर उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद इनको मुख्यमंत्री पद से क्या देना पड़ा था? इस्तीफा। उसके बाद शिवचरण माथुर के बारे में। ये शिवचरण माथुर है, राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के नहीं थे, ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। लगभग 2 बार 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का गठन किया गया था। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठन किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर। राजस्थान से नहीं थे, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम इनके टाइम हुआ था 1985 के विधानसभा के चुनाव में प्रचार के दौरान भरतपुर के डीग में कांग्रेस समर्थक तथा निर्दलीय उम्मीदवार था पूर्व विधायक राजा मान सिंह के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। तब पुलिस फायरिंग में राजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो डीग हत्याकांड के कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से क्या देना पड़ा था? इस्तीफा। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों हीरालाल देवपुरा के बारे में। ये हीरालाल देवपुरा है। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, मात्र 16 दिन के लिए रहे हैं दोस्तों। तो सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहा था? हीरालाल देवपुरा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हीरालाल देवपुरा। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। अब पढ़ते हैं 8वीं विधानसभा के बारे में। कुल सीटें थी 200, कांग्रेस को मिली 113, भाजपा को मिली 39। इस टाइम जो मुख्यमंत्री रहे वो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। अब पढ़ते हैं 9वीं विधानसभा के बारे में। तो 9वीं विधानसभा में सीटें 200 थी। इस बार बीजेपी को मिली 85, कांग्रेस जनता दल को मिली 55 और कांग्रेस को मिली 50। तो जनता दल और भाजपा ने गठबंधन बना की सरकार यहां पर बना ली थी। 4 मार्च 1952 को भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में घटी घटना के कारण केंद्र सरकार द्वारा कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन राज्य सरकार वैसा करने में असफल रही। तो इस कारण राजस्थान में मुख्य राज्यपाल एम चिन्नमा रेड्डी ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जो कि 354 दिन तक रहा। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथी बार ही लगा था 354 दिन का। राज्यपाल कौन थे? एम चिन्नमा रेड्डी। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अब बात करते हैं 10वीं विधानसभा जो 1993 से लेकर 1998 तक रही। 4 दिसंबर 1993 को भाजपा नेता भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री की क्या ली? शपथ। कुल सीटें थी 200,
बीजेपी को मिली थी 95 और द्वितीय दल कांग्रेस को मिली थी 76। फिर बात करते हैं 11वीं विधानसभा जो 1998 से 2003 तक रही। कुल सीटें थी 200, कांग्रेस को मिली 153 और भाजपा को मिली 33। और इस बार मुख्यमंत्री बने थे जादूगर साहब। पहली बार मुख्यमंत्री बने श्रीमान अशोक गहलोत, जिन्हें मारवाड़ का युवा गांधी भी कहा जाता है। ये 5 बार लोकसभा सांसद रहे और 6 बार विधायक रहे हैं। 1 दिसंबर 1998 को श्रीमान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की क्या ली थी शपथ, और उसमें अशोक गहलोत जोधपुर से लोकसभा सांसद थे, लेकिन बाद में उन्होंने उपचुनाव जीता सरदारपुरा से और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल है वो पढ़ लेते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 11वीं विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा 1998 से लेकर 2003 तक। फिर 13वीं विधानसभा में सरदारपुरा से 2008 से लेकर 2013 तक। और फिर 15वीं विधानसभा सरदारपुरा से 2018 से लेकर 2023 तक। कुल मिलाकर 15 वर्ष 6 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक हुई थी, जिसमें कुल 200 सीटें थी। बीजेपी को 120 सीटें मिली और कांग्रेस को मिली 57। पहली बार 12वीं विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और इस बार श्रीमती वसुंधरा राजे ने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। तो वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री बनी थी वो 12वीं विधानसभा थी, और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन रही हैं? श्रीमती वसुंधरा राजे। और 12वीं विधानसभा एक ऐसी विधानसभा में जिनमें सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उस टाइम बनी थी वसुंधरा राजे, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। और प्रथम महिला राज्यपाल भी उस टाइम कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो 12वीं विधानसभा ऐतिहासिक है, सभी महत्वपूर्ण पदों पर कौन थी? महिलाएं। अब वसुंधरा राजे के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे, और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य की पहली कौन थी? वसुंधरा राजे, और देश की कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। और राजस्थान की 13वीं विधानसभा में विपक्ष की नेता भी। इनका प्रथम कार्यकाल था 12वीं विधानसभा में और द्वितीय कार्यकाल था 14वीं विधानसभा में। इनका विधानसभा क्षेत्र है जालरा पाटन। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 13वीं विधानसभा 2008 से 2013 के लिए रही, और इस बार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? श्रीमान अशोक गहलोत। कुल सीटें 200 थी। प्रथम दल कांग्रेस को 96 और भाजपा को 78 सीटें मिली थी। द्वितीय बार अशोक गहलोत क्या बन गए? मुख्यमंत्री। फिर 14वीं विधानसभा आई 2013 से लेकर 2018 तक। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी 163, सर्वाधिक सीटें मिली थी ये, और कांग्रेस को 21 सीटों पर सिमट गई थी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला वसुंधरा राजे को। कुल सीटें 200 थी, भाजपा को 163 मिली और द्वितीय दल कांग्रेस को क्या मिली? 21 सीटें प्राप्त हुई। और जो 15वीं विधानसभा थी दोस्तों वो थी 2018 से लेकर 2023 तक। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उस समय 74.69% मतदान हुआ था, जो पिछले चुनाव 75.67 से 0.98% क्या था? कम था। कुल सीटें 200, कांग्रेस को मिली थी 100 सीटें और बीजेपी को मिली थी 73 सीटें। तो इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे श्रीमान अशोक गहलोत। कुल महिला विधायक थी इसमें 26। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 5वें उप मुख्यमंत्री बने थे सचिन पायलट, और विपक्ष के नेता थे गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद बने थे राजेंद्र राठौड़। और जो वर्तमान विधानसभा है वो है 16वीं विधानसभा। तो वर्तमान में कौन सी है? 16वीं। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। श्री गंगानगर के कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुंदर का निधन होने के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित हुए थे। बाद में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टिट्टी को हराकर कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुंदर विधायक रूप में निर्वाचित हुए। और इस विधानसभा में महिलाएं विधायक कितनी है? 20, जो कि पिछली विधानसभा से कम है, क्योंकि पिछली कितनी थी? 26 थी। अब थोड़ी सीटों को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाजपा के पास 115, अभी उपचुनाव हुए, थोड़ा अपडेट कर लेना। कांग्रेस 69, भारतीय आदिवासी पार्टी BAP 3 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP 1 और निर्दलीय कितने हैं? 8 उपचुनाव हुए दोस्तों। तो थोड़ा इस डेटा को अपडेट आप कर लेना करंट से। थोड़ा फैक्ट पढ़ते हैं। सर्वाधिक वोटों से जीत किसकी हुई थी? विद्याधर नगर से दिया कुमारी की, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। सबसे कम वोटों से कौन जीते थे? कोटपुतली से हंसराज पटेल, मात्र 321 वोटों से। सबसे युवा विधायक शिव से बाड़मेर रविंद्र सिंह भाटी, और सबसे बुजुर्ग विधायक बूंदी से हरिमोहन शर्मा 83 ईयर्स।
राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के बारे में थोड़ा, निर्वाचन आयोग के अनुसार कितने वोटिंग प्रतिशत हुई थी? वो थी 75.45% मतदान दर्ज हुआ है। महिला मतदान था 74.72 और पुरुष मतदान था 74.73। तो महिला मतदान क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है। नोटा का प्रयोग विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा में हुआ और सबसे कम नोटा का प्रयोग अलवर की राजगढ़ लक्ष्मण सीट पर हुआ। 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष बने वासुदेव देवनानी। मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सर्वाधिक बार निर्वाचित विधायक कालीचरण सराफ 8 बार बन चुके हैं। और प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और 2 बार दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए इस बार, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो मुख्यमंत्री, नए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। अभी इनकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। इन्होंने सांगानेर सीट से 48,000 वोटों से जीत दर्ज की और राजस्थान के 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री ये बने हैं। तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से? 14वें मुख्यमंत्री हैं। 16वीं विधानसभा में भजनलाल शर्मा। अब 16वीं विधानसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा। कृषि उद्यानिकी ग्रामीण विकास आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा हैं। शिक्षा मंत्री और पंचायती राज संस्कृति विभाग के मंत्री मदन दिलावर हैं। उद्योग एवं वाणिज्य कर्नल राठौड़। राज्यवर्धन सिंह। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। बाबूलाल खराड़ी हैं जनजातीय क्षेत्रीय विकास के मंत्री। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विधिक कार्य और विधिक परामर्श कार्यालय न्याय। सुरेश रावत हैं जल संसाधन। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। श्री जोगाराम कुमावत पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान विभाग। हेमंत मीणा राजस्व उपनिवेशन। कन्हैयालाल हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल। और सुमित गोदारा हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले के मंत्री। ये स्वतंत्र प्रभार नहीं पढ़ना है। अब मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं श्री जयनारायण व्यास। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन रहे? बरकतुल्ला खान। अब इनका कार्यकाल पढ़ लेते हैं। अधिकतम कार्यकाल किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। न्यूनतम कार्यकाल रहा है हीरालाल देवपुरा का, मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। कार्यकाल के आधार पर घटता क्रम सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद अशोक गहलोत, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत और चौथे नंबर पर वसुंधरा राजे और 5वें नंबर पर हरिदेव जोशी। इस क्रम को थोड़ा सा आप याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी। 2 कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वो जयनारायण व्यास रहे हैं और शिवचरण माथुर। वसुंधरा राजे भी 2 बार मुख्यमंत्री रही है। 3 कार्यकाल वाले हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। मोहनलाल सुखाड़िया 4 कार्यकाल में सर्वाधिक लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ यो पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। हरिदेव जोशी असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। उसके बाद शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल हैं और जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू आप सभी का, इतनी धैर्य के साथ आपने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।